माफ़ी चाहता हूँ कि भाई आपको कष्ट हुआ, लेकिन इसलिए मैंने दोबारा, क्योंकि मुझे आना ही था मीटिंग के बाद, तो मुझे दोबारा आपसे बात करनी थी, तो मैंने आपको 4 बजे का समय दिया और उसमें आप पहुँचे। आप सबका धन्यवाद। और आपके मन में तो मुझे लेके बहुत सारे सवाल तो नहीं होंगे, एक ही सवाल होगा, और आपकी दिलचस्पी होनी चाहिए क्योंकि उत्तर प्रदेश इलेक्शन है। लेकिन आपके सवाल का जवाब देने से पहले कुछ बहुत जिम्मेदारी की बात, क्योंकि मेरे लिए चुनाव ही राजनीति नहीं, हम लोग उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है उस पर चर्चा होनी जरूरी है। तो 3-4 बुनियादी जो पिछले कुछ दिनों में जो मामले हुए हैं, मैं पहले उन पर अपनी बात रखूं, फिर आपकी जो दिल का सवाल है ना, मैं उस पर भी जवाब दूंगा। तो पहला मामला है प्रयागराज का। और अंग्रेजों के समय में हमने सुना कि सामूहिक नरसंहार होते थे, लेकिन आज़ाद भारत में जहां ये एक सरकार बड़े दावे करती है कानून व्यवस्था के, गृह मंत्री आके मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाते हैं, वहां 4 दलित समाज के परिवार के लोगों का सामूहिक नरसंहार हुआ। कैसे? पहले एक बच्ची और उसके मां के साथ रेप किया गया, फिर उनके 10 साल के उस बच्ची के भाई और उसके पिता की हत्या की गई, और सरकार को कोई दर्द नहीं। सरकार को, मैं तो नहीं समझता कि सरकार ने एक सिंगल स्टेटमेंट जो है इस मामले पे दिया होगा। मुझे लगता है कि इस सरकार की नज़रों में दलित जो है वो जानवर से बढ़कर नहीं है। अगर शायद 4 गाय मर गई होती तो हल्ला होता, लेकिन कोई हल्ला नहीं, बिल्कुल शांति है। तो इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में दलित अपनी राजनीतिक पहचान खो चुके हैं, जिसका खामियाजा ये है कि उनकी हत्याएं हो रही हैं, 2-2 महिलाओं के साथ रेप और उनकी हत्या होती है। ऐसे मामले पे कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। और फिर बड़े बड़े दावे जो है ना यूपी पुलिस और यूपी की सरकार गढ़ती है, उसकी सच्चाई ये है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सच, कि ऐसा तो शायद पूरे देश में कहीं नहीं हो रहा है जो यूपी में हो रहा है। दूसरा, आज जो सबसे महत्वपूर्ण हुआ, युवाओं की समस्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, बेरोजगारी और युवा कि युवा क्या सोच रहे हैं। और युवा, क्योंकि 51% आबादी भी है, वो तय भी कर सकते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश के युवा तय कर लें कि हमें सरकार बदलनी है या किसी की बनानी है तो बन जाएगी। यूपी टेट का आज पेपर था, पिछली कई भर्तियों की तरह आज वो पेपर भी लीक हुआ। और मुझे लगता है सरकार को सुरक्षा व्यवस्था में प्लम्बरों की भी जरूरत है कि प्लम्बर भी लगा दें, जो पेपर कभी भी लीक हो सकता है। ये उत्तर प्रदेश की वो कानून व्यवस्था है जिसके खुदाई दावे जो है ना, और वो पूरे देश में उसके बैनर पोस्टर लगा के किए जाते हैं, जिसपे जितना खर्चा जो है ना सरकार वो माहौल बनाने में और अपना प्रचार प्रसार करने में खर्चती है। अगर वो इतना बुनियादी रूप से काम करती तो शायद ऐसा नहीं होता। पहले पेपर कैंसिल हो जाते थे, पेपर लीक हो जाते थे, फिर आरक्षण में घोटाले हो जाते थे। लेकिन अब देखिए यूपी टेट में 21,65,000 बच्चों ने आवेदन किया। आंकड़ा ये है कि 18 लाख बच्चे आज अपना काम छोड़ के निकले। उनमें कुछ बच्चे जो हमें से भी हैं, वो बच्चे 1-1 महीने से 2-2 महीने से इस पेपर की तैयारी के लिए अपना प्राइवेट काम छोड़ के, अपनी मेहनत मजदूरी काम छोड़ के इसकी तैयारी कर रहे थे, एग्जाम की, घर आ गए थे। और वो किस तरह से उधार लेके किसी की गाड़ी मोटरसाइकिल रेंज करके पेपर की सेंटर तक पहुंचे और पेपर लीक हो जाता है। वो बच्चे जैसे आए थे उनके सपनों को कुचल दिया जाता है, वो उनके विश्वास को तोड़ दिया जाता है और वो फिर वापस मायूस होकर लौटते हैं। ये उत्तर प्रदेश की सरकार की कानून व्यवस्था, और जो पारदर्शी परीक्षा कराएंगे और सबका साथ सबका विकास करेंगे और यहाँ न्याय होगा, ये इसका सच्चा उदाहरण आज आपके सामने है। अब वो बच्चे अपने घर लौटेंगे, कैसे पहुंचेंगे, कड़कड़ाहट ठंड थी, वो कैसे कहाँ रहे, सरकार को क्या पता। सरकार ने रोजगार दिया तो उनको पता भी हो। तो उन बच्चों के लिए भी हमें सोचना चाहिए। मैंने अपील भी की थी, ट्वीट के माध्यम से मुख्यमंत्री टैग करके पूछा था कि ये बच्चे जब दोबारा परीक्षा देने आएंगे तो ये जो खर्चा होगा और 1 महीना जो ये घर रहेंगे, इसको कौन उठाएगा। माँ बाप ने अब तो उधार लेके या मेहनत मजदूरी करके अपनी पेट काट के दे दिया, फिर दोबारा कैसे होगा सर। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री इस पर ठोस कदम उठाएंगे। वो बच्चे कहाँ रहेंगे, ये सरकार की फेलियर है, सरकार की नाकामी है, सरकार एजेंसियों की नाकामी है। और सरकार ये ना कहे सॉल्वर गैंग तो वो अधिकारी कर्मचारी और नेता जिन्होंने पेपर लीक कराया। तो बीजेपी के लोग अपने चाहते लोगों को नौकरी देने के लिए ये कर रहे हैं, और ये जब इसकी भर्तियों की ठोस जांच होगी तो पता लगेगा, इसमें कई बीजेपी के मंत्री पकड़े जाएंगे। और हमें तो ये भी कहना पड़ेगा, शिक्षा मंत्री जो कर रहे हैं उसका खामियाजा उत्तर प्रदेश के युवा भुगत रहे हैं।
इसी कड़ी में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला लंबे समय चल रहा है और ये परीक्षा का दूसरा चरण है। पहले वैकेंसी नहीं आती, फिर भर्तियों में पेपर लीक होते हैं, उसके बाद जो दलित पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं उनकी जो भर्तियां हैं, उनकी जो संवैधानिक नियुक्तियां हैं, उनको रोकने के लिए घोटाले होते हैं। 69 शिक्षक भर्ती के बच्चे बैठे हुए हैं। हमने तय किया कि बहुत हो गया, 161 दिन हो गए उन्हें। अब मुख्यमंत्री आवास का घेराव हम लोग करेंगे, क्योंकि यही राजनीति है कि उनके हक अधिकार उनको दिलाना। अगर ये हम नहीं दिला पाए तो हमारी राजनीति बेकार है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चे सर्दी में पड़े। मुख्यमंत्री थोड़ी सी अगर शर्म बची हो और अगर वो दलित पिछड़ों के हितों की बात करते तो उन बच्चों को न्याय दे। और मुझे विश्वास नहीं, क्योंकि उन्होंने पिछली बार के आंदोलन जब विधानसभा घिराव तो उन्होंने वादा किया था कि 15 दिन में करा देंगे, नहीं कराया। तो झूठ की पराकाष्ठा सरकार रच चुकी है, तो इनसे कोई उम्मीद नहीं। और कल रात मैं आलमनगर स्थित एक राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय है, मुझे खबर आई रात 1 बजे की बच्चियां वहां सड़कों बैठी हैं, क्योंकि वहां फूड पॉइजनिंग का मामला हुआ। 10 से 20 बच्चियां जो अस्पताल में भर्ती कराई गई। और जब मैं वहां पहुंचा रात को 2 बजे हमारी टीम के साथ, तो 250-300 छोटी छोटी बच्चा जो कक्षा 6 से 12 क्लास तक की है वो सड़कों बैठी थी। एक और छात्रावास के बच्चे वहां बैठे छोटे छोटे, और वो किसी की सुनने को राजी नहीं थी। फिर उनको मेरे बारे में पता लगा, मैंने उनसे बात की, मैंने उनकी मांग सुनी। वहाँ के अधिकारी मौजूद थे, उस क्षेत्र के SDM, तहसीलदार, ACP में वो भी मौजूद थे। और मैंने अपने विश्वास पे उन बच्चों को वहां से भेजा कि आप चली जाइए, आपकी मांग पूरी हो। तो उनकी मांग ये थी कि वहाँ घटिया खाना परोसा जाता है, खाने में कीड़े आते हैं, हड्डियाँ आती है, खाने में जो है वो खाना कच्चा होता है, बच्चों में बीमारी बढ़ रही है। वहाँ स्कूल जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर्स नहीं है, इंग्लिश के टीचर्स नहीं है, उन बच्चों के साथ जो है ना भेदभाव होता है और उनको झूठे आरोप लगा के उनको प्रताड़ित किया जाता है। ये सच्चाई है उत्तर प्रदेश में, जिसकी जो है ना बड़ी बड़ी तारीफें जो हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी करते हैं। तो ये 4 मामले बहुत इंपॉर्टेंट है। यही राजनीति है कि इन विषयों पे चर्चा हो और इनमें न्याय हो। उत्तर प्रदेश सरकार न्याय नहीं करेगी तो मैं खुद लखनऊ आ गया हूँ, मैं कल भी लखनऊ रहूंगा। तो मैं अगर आज शाम तक 4 बजे का समय लिया था, प्रशासन ने कार्रवाई नहीं हुई, बच्चों की मांग पूरी नहीं हुई, तो मैं वहीं जाकर धरने में बैठूंगा। हम अपनी टीम से तय करेंगे, क्योंकि अब उन बच्चों को, क्योंकि रात को 1:30 बजे अगर उनके साथ कुछ हो जाता कौन जिम्मेदार लेता। अगर किसी एक बच्ची के साथ कोई हादसा हो जाता है या जो बच्चियां हॉस्पिटल में भर्ती उनकी जान चली जाती, कौन जिम्मेदार लेता। तो ये निकम्मी गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए आज मीडिया के माध्यम से हमने अपनी बात रखी। अब आपका जो एक सवाल है, एकमात्र सवाल, गठबंधन, उत्तर प्रदेश में चुनावी राजनीति, किसके साथ जाएंगे किसके साथ नहीं जाएंगे, मैं उस पर स्पष्ट कर दूं कि देखिए, पार्टी ने तय किया कि हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने ये तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हम लोग गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। इसी कड़ी में हम सभी लोगों से मिल रहे हैं। अब मुलाकातें तो पहले भी हुई हैं, आगे भी होंगी, लेकिन जब तक कोई ठोस बात नहीं हो जाती, तय नहीं हो जाता, तब तक मैं इस पे कोई ज्यादा बात आप लोगों के सामने नहीं रख सकता हूं। क्योंकि मुलाकातों के दौर सबसे चल रहे हैं और मुलाकातों का अगर फायदा ना हो तो उसका कोई पॉलिटिकल माइलेज या पॉलिटिकल वो बनता नहीं है। हम पे बहुत सारे फाउंडेशन है। जिस समय कोई चीज फाइनल हो जाएगी तो आप मीडिया के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश देश को बताना पड़ेगा। तो मुलाकातें तो होती हैं और मुलाकातें होती रहेंगी, और जब कुछ फाइनलाइज होगा तो मैं इस पे खुल के प्रेस नोट देके अपनी बात रखूंगा। मैंने कहा ना, जब तक कुछ फाइनलाइज नहीं हो जाता, राजनीतिक मुलाकातों का कोई बड़ा मतलब तभी बनता है जब चीजें फाइनलाइज हो जाएं। तो जब तक कुछ फाइनलाइज नहीं हो जाता, मैं ऐसी मुलाकात को मुलाकातें नहीं मानता। देखिए, डिमांड, जिनको डिमांड बतानी थी ना, उनको डिमांड बता दी। तो जैसे डिमांड पे आगे कुछ बात बढ़ेगी, विश्वास कीजिए कि आपको तो बताएंगे। भाई आप ही तो दिखाएंगे, आपके करोड़ों व्यूवर्स है, तो जनता तक कैसे जाएगी बात? आसानी से आपके द्वारा ही जाएगी, तो आपको बताना पड़ेगा, और आपके बिना चलेगा नहीं काम। बस आपसे भी ये निवेदन है कि किसी भी दल को रूट लेवल पर जाए बगैर हल्का छोटा बड़ा ना नापिए। चुनाव है, जनता तय करती है। अगर 51% युवा अपने अधिकारों के लिए एक युवा के साथ खड़ा हो गया तो उत्तर प्रदेश में वो राजनीतिक परिवर्तन होगा जो अभी नहीं हुआ है। जी, किसी से भी आप गठबंधन करेंगे तो हर पार्टी का अपना एक सियासी एजेंडा होता है, सियासी मुद्दा होता है। आप किसी के साथ गठबंधन करेंगे, आपका मेन मोटिव? देखिए, हम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की राजनीति को, सिद्धांत को फॉलो करते हैं। काशीराम साहब का जो सिद्धांत है उसको फॉलो करते हैं। मैं समझता हूं कि गठबंधन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और हिस्सेदारी पे होगा। कि मैं पिछले गठबंधन के आपके सामने चर्चा कर देता हूं।
हमारे साथी हैं ओम प्रकाश राजभर जी, अब वो मोर्चा बना हुआ था ना भागीदार संकल्प मोर्चा, उसमें भी मेरी उनसे भी कई मीटिंग हुई, तो गठबंधन तो नहीं हुआ। लेकिन मैंने पिछली बार का उनका एक अनुभव देखा कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गए और कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए, लेकिन अपनी एक मांग के लिए वो बेचारे मैदान में आए। तो अंत जब सरकार में जिनकी सरकार थी, जिनकी जो मेजोरिटी में थे, जो मुख्यमंत्री, उन्होंने काम नहीं किया तो अंत उन्हें छोड़ना पड़ा, तो फिर विपक्ष हो गए। तो मैं हिस्सेदारी चाहता हूं और पावर शेयरिंग चाहता हूं कि हमारे लोगों के हाथ में पावर आए, वरना प्रयागराज हुआ तो मैं किस डीएम एसएसपी कहूंगा कि भाई वहां उन पर कार्रवाई कर दो, जब तक मुख्यमंत्री नहीं चाहेंगे। तो हम अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। 22% जो है दलित शेड्यूल कास्ट के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन हम बहुजन समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 85% बहुजन समाज के लोगों की समस्या है, उन पे हम लड़ना चाहते हैं। तो उनके हितों की रक्षा के लिए उनका प्रतिनिधित्व, जो भी समान विचारधारा के दल हैं जिसमें बीजेपी नहीं है, स्पष्ट रूप से ये आप मेरी कमजोरी समझिए, ताकत, कि मैं किसी भी कीमत पे बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। मैंने पहले भी एक बड़े इंटरव्यू में कहा, जब मुझसे पूछा गया कि अगर बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आपकी सीटों की जरूरत पड़ जाए, वो आपको चीफ मिनिस्टर बना रहे तो आप क्या करोगे, तो मैंने कहा कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर भी बनाएंगे तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे इस देश से प्यार है। मैं ये नहीं कह सकता कि आज़ादी 2014 में मिली, आज़ादी के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, बलिदान दिए और हंसते हंसते फांसी के फंदे कबूल किए। एक युवा होने के नाते, इस देश का प्रथम और अंतिम भारतीय होने के नाते, बाबा साहब अम्बेडकर का बेटा होने के नाते, मैं ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातें नहीं कहूँगा। मुझे विश्वास के साथ कहना चाहिए, ये मुल्क हमारा, ये देश हमारा है और हर व्यक्ति का खून इस मिट्टी में शामिल है। और जिसने जो सहा है, जिनकी माओ की कोख सुनी हुई है, जिनके सुहाग उजड़ गए हैं, जिनके जो विधवा हो गई है महिलाएं, जिनके सर से, बच्चों के सर से बाप का सहा हट गया, उनसे जाके पूछे कभी उन परिवारों से कि आज़ादी के लिए उन्होंने क्या क्या खोया। लेकिन बहुजन समाज के लोग अभी भी आज़ादी से वंचित हैं। उसका पैमाना है कि उनका संवैधानिक अधिकार, जहां पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट आई कि 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, रिपोर्ट में संस्तुति थी, आज तक मुख्यमंत्री ने नहीं किया। ये हमारे व्यक्ति को स्टूल देते हैं और अपने व्यक्ति को कुर्सी बिठाते हैं, तो हम स्टूल पर नहीं बैठना चाहते। हम तो अपनी हिस्सेदारी के साथ कुर्सी बैठेंगे और बराबर में सीना तान के बैठेंगे, जहां भी बैठेंगे। आपने इमोशंस की बात की कि क्या इमोशंस है कम्युनिटी के, नंबर्स में बताइए सर। हम लगातार गठबंधन को लेकर सीटों की नंबर्स की बात करें, नंबर्स को लेकर नंबर्स बता देंगे। मैंने कहा ना, नंबर जिनको बताने हैं उनको बता दिए। कई लोगों से बात कर रहे हैं सर, कुछ तो नंबर्स को लेकर। मैंने क्या कहा आपसे, देखिए सुनिए ना, जब आप एक, बिल्कुल काशीराम साहब का एक सिद्धांत है, जिनसे संघर्ष होता है उनसे समझौता नहीं होता, जिनसे समझौता उनसे संघर्ष नहीं होता। तो नंबर्स तो एक इतनी छोटी सी कड़ी है ना, जब आप भाजपा को रोकने के लिए जाते हैं तो नंबर्स पे नहीं लड़ते हैं, लड़ाई कुछ और। सर कुछ भौगोलिक हिस्सा आपने सोचा है कि वेस्ट में आपकी पकड़ है, उसके हिसाब से डिमांड करेंगे, किस तरीके से, मतलब दो चीजें मीडिया के लोगों को बदलनी चाहिए। मीडिया के लोगों को मेरा एक पैमाना है नापने के लिए कि आप वो जगह और जिला तय करें जिसमें आप बताएं कि यहाँ आपकी पकड़ नहीं है। अगर आप इस बात से तय करना चाहते हैं कि मैं शेड्यूल कास्ट के लोगों का रिप्रेजेंट करता हूं, तो मैं बता दूं कि कोई सीट ऐसी नहीं जहां शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं रहते, और अगर मैं युवा को रिप्रेजेंट करता हूं तो युवा नहीं रहते। हर विधानसभा में 20 से 25-30 हजार युवा रहते हैं। तो ये बात यहाँ के निगलेक्ट हो जाती है। मैं तो पूर्वांचल में इतनी ताकत रखता हूँ जितनी वेस्ट में। तो मेरे घर से मेरे कार्य की तुलना ना की जाए, क्योंकि मैं व्यक्ति एक हूं लेकिन हमारा संगठन बहुत बड़ा, ये हमने साबित भी किया है। एक सेकंड, दूसरी बात, जैसा आप कह रहे थे ना अभी, आपका एक और सवाल था, एक तो ये वेस्ट का, और दूसरा सवाल क्या था? सीट के नंबर नहीं, मैं समझता हूं कि मीडिया के लोग लगातार हमेशा मुझसे कहते हैं कि दलितों के बारे में पूछते रहते हैं, तो मैं दलित नहीं, मैं बहुजन की बात करता हूं। तो आप, मेरा आपसे अनुरोध है कि मुझे दलित नेता कहना बंद करें। आप मुझे नेता ना माने एक अलग बात है, लेकिन मुझे दलित नेता ना कहें। मुझे आप इस देश का एक नागरिक कहें बहुत है, लेकिन मेरे कार्य का अपमान ना कहें दलित नेता कह के। मैं बहुजन समाज की आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूं, मैं बहुजन हूं। इस देश के वंचित वर्ग का हर व्यक्ति जो सताया जाएगा, वो किसी जाति धर्म का हो, वो मेरे परिवार का, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए चंद्रशेखर और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी खड़े। क्या कह रही थी बहन आप? कह रही थी कि मैं क्या चंद्रशेखर जी में चुनाव लड़ेंगे या सिर्फ पार्टी को लड़वाएंगे? देखिए, मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी जहां से चुनाव लड़ेंगे, अगर पार्टी ने ऑर्डर किया तो मैं चुनाव लड़ूंगा। पार्टी ने ऑर्डर किया है, लेकिन मैंने कहा ना कि सब कुछ, हम लोग संगठन को मानने वाले लोग हैं। काशीराम साहब ने हमें सिखाया कि व्यक्ति बड़ा नहीं होता, आंदोलन बड़ा होता है। तो जैसा पार्टी गाइडलाइन में अगर तय किया गया तो मैं लड़ूंगा, लेकिन मैं तय कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी सीट नहीं खोल रहे हो, कहां लड़ने वाले हैं? चंद्रशेखर जी, प्रयागराज में दलित 4 दलितों का हत्या हुआ, क्या आप उससे मुलाकात किए हैं? जी, हमारी टीम पहले दिन से वहां लगी हुई है और उसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ है। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि मुख्यमंत्री या सरकार के लोगों को महसूस नहीं हुआ कुछ हुआ है। 4 दलितों की हत्या
तो ऐसा लगा जैसे कागजों में हमने अखबार में कुछ पढ़ा और फिर उसको मिटा दिया। तो ये तो रोज हो रहा है, चाहे वो, मैं तो आज ही जाता, एक अर्जेंट मीटिंग में चला गया, आपके साथ इस वजह से नहीं जा पाया। आपके साथ राजभर जी रहे हैं, शिवपाल जी भी रहे हैं, जो अब सपा की तरफ रुख कर रहे हैं जी। और अब आपका क्या लगता है कि आज भी आप कहीं ना कहीं मुलाकात हो रही है, जी। तो ये माना जाए कि इन फ्यूचर आप समाजवादी पार्टी के साथ जा सकते हैं अगर सीटों पे बातचीत हो गई आपकी ठीक अब तो मुद्दों पे मैं फिर वही आपसे कह रहा हूँ ना, मैं आज आपसे कोई बात कह दूं, कल मैं उस पर खड़ा न रहूं तो आप क्या कहेंगे कि चंद्रशेखर तो अपनी बात से फिसल जाते हैं। तो चंद्रशेखर की बात का भरोसा नहीं। मैंने आपसे कहा जब कुछ तय हो जाएगा, मैंने कहा ठोस कि भाई ये तय हो गया, तब मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताऊंगा कि भाई ये तय हुआ है। जब नहीं होता तय तो वो बहुत बुरा है। इसलिए मैं झूठ के साथ नहीं खड़ा हूंगा। मैं एक नौजवान हूं और मुझे लंबे समय तक इस आंदोलन को चलाना है, तो मैं झूठ के सहारे नहीं खड़ा हूंगा, मैं सच के सहारे खड़ा हूंगा। जब कोई ठोस बातचीत हो जाएगी तो मैं मीडिया के लोगों को बहुत सबको बताऊंगा। के साथ नहीं आते कि वो तो अलग है, अभी तो मैंने कहा ना, जिससे भी बात हो जाएगी, बीजेपी को छोड़ के मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, और बाकी लोगों से लड़ाई है तो लड़ाई नहीं, हिस्सेदारी की बात है। जहां हिस्सेदारी मिलेगी हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद। आप अखिलेश से मिल के आए हैं, मैं नकार दूं, मैंने भाई साहब, भाई साहब, एक नाम फिर से वो बदलो। देखिए, नाम बदलने से क्या अयोध्या और प्रयागराज, इलाहाबाद जिसको कहते थे, क्या उसमें विकास हो जाएगा? मैं नाम बदलने की सियासत ज्यादा काम की सियासत को तवज्जो देता हूं, और मुझे विश्वास है कि जो मेहनत करेगा वही आएगा, और हम लोग मेहनत कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं ना, मैंने आपके सवाल के साथ ही कह दिया। अगर मैं ये कहूंगा कि मैंने मुलाकात की तो आप कहोगे बात क्या हुई? मुलाकात नहीं, आगे का सवाल सुन लीजिए। हाँ, बताइए। उन पे लगातार सवाल खड़े होते रहे, चाहे वो प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा हो, और ये भी रिपोर्ट भी कहती रही है कि उनकी सरकार के दौरान SC/ST के लोगों के मुकदमे तक दर्ज नहीं किए जाते। ठीक है, क्या इन सब बिंदुओं पे उनसे बात करेंगे, या जो एक उनकी जो छवि है, जी, छवि को लेकर के आप जाना पसंद करेंगे? मैं स्पष्ट कर दूं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यही, और यही हिस्सेदारी भागीदारी का मामला है, पावर शेयरिंग का, कि भाई जो आपने गलतियां की है आप उनको ठीक करें। और क्योंकि आप अगर नहीं ठीक कर पाए तो हमारे जैसे व्यक्तियों का होना जरूरी है, तभी जाकर ठीक हो पाएंगे। क्योंकि अगर आप कर सकते तो आप पहले ही कर देते। इसलिए काशीराम साहब कहते हैं सरकार जो है ना, मजबूत नहीं होनी चाहिए, मजबूर होनी चाहिए। मिलीजुली सरकार, जो सभी विचारधारा की मिलीजुली सरकार हो, जिसके जरिए सभी लोगों के तरक्की के रास्ते खुल सके। तो मैंने स्पष्ट किया उनसे गलतियां हुई हैं, और अगर हमारी बात आगे बढ़ेगी तो हम इन्हीं विषयों पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।